नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे एयर स्ट्राइक से आग बबूला हुआ पाकिस्तान ईरान के राजदूत को कर दिया बर्खास्त और अपने राजदूत को भी बुला लिया वापस। जी हां, जिसके बाद बहुत बड़ी धमकी दी है पाकिस्तान ने ईरान को। जिसके बाद दोस्तों आपको बताएंगे ईरान ने भी बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को, कह दिया है कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करूंगा। जी हां दोस्तों, बड़ा ही भयंकर युद्ध इन दोनों के बीच छिड़ चुका है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इन दोनों के बीच अटैक के बाद दोस्तों अब चीन का भी बयान आया है। चीन ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे अटैक ईरान ने किया, लेकिन पाकिस्तान में जो वायरल हुए हैं वो है जयशंकर जी। बताएंगे आखिर ईरान में अटैक होने के बाद पाकिस्तान में जयशंकर जी वायरल क्यों हुए दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां फिलीपीन ने ताइवान को दी बधाई तो भड़का चाइना, दे डाली फिलीपीन को बड़ी धमकी। और साथ ही साथ उसके बाद बताएंगे दलाई लामा ने भी ताइवान को चुनाव में लाई चिंग के जीत पर बधाई दे डाली है दोस्तों। जिसके बाद और ज्यादा आग बबूला हुआ है चीन। जी हाँ, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे इन किसानों पर टैक्स लगाने का मन बना रही है सरकार। दोस्तों एक से एक जानकारी बताएंगे, बनने का वीडियो का अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां एयर स्ट्राइक से आग बबूला हुआ पाकिस्तान ईरान के राजदूत को किया बर्खास्त, अपने राजदूत को बुलाया वापस और दे डाली है बड़ी धमकी। दरअसल ईरान के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान आग बबूला हो गया है, उसने ईरान के राजदूत को बर्खास्त कर दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे क्षेत्र के अंदर हमला अवैध और अस्वीकार कृत्य है। इससे पहले ईरान ने बलूचिस्तान प्रांत में जैश अल अदल आतंकी संगठन के 2 ठिकानों को निशाना बनाया था। इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को वापस स्वदेश बुला लिया है, वहीं ईरान के राजदूत को वापस आने से रोक दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान की संप्रभुता का अकारण और खुला उल्लंघन किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और UN चार्टर के उद्देश्य और सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। इस तरह के एक तरफा कृत्य अच्छे पड़ोसी संबंधों के अनुरूप नहीं है। अब ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान पर मिसाइल हमले के बाद ईरान ने बड़ा बयान दिया और कह दिया कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जी हां, ईरान ने पाकिस्तान में किए गए हमले के बाद अपनी सफाई दी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान कहा कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं, लेकिन आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के निशाने पर कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं था। उन्होंने कहा कि ईरान के निशाने पर आतंकवादी समूह जैश अल अदल है, जिसके लड़ाके पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सिस्तान में छिपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाईचारे वाले देश पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को ईरानी मिसाइल और ड्रोनों ने निशाना नहीं बनाया। जैश अल अदल को निशाना बनाया है, जो एक ईरानी आतंकवादी ग्रुप है। पाकिस्तान की धरती पर हमला आतंकी ग्रुप के ईरान पर किए गए घातक हमलों का जवाब था। उन्होंने कहा कि आतंकी समूह ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कुछ हिस्सों में शरण ले रखी है। हमने इस मामले पर कई बार पाकिस्तानी अधिकारियों से बात की है। ईरान पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है, लेकिन देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता या खिलवाड़ नहीं होने देगा। ये तो रही दोस्तों ईरान की दलील। आपको बताते हैं जहां पर ये अटैक कब हुआ। दरअसल पाकिस्तान में जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसी समय या यूं कह ले उससे चंद घंटे पहले ईरानी मंत्री के साथ पाकिस्तानी पीएम काकर खिंचवा रहे थे फोटो। जी हाँ, एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ईरान के मंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने ही पाकिस्तान पर कर दी सर्जिकल स्ट्राइक। काफी वियर्ड सा साउंड कर रहा है दोस्तों, लेकिन वाकई में ऐसा हुआ है जिसने पाकिस्तान को भी गफलत में डाल दिया कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या और हुआ तो हुआ क्यों, और पाकिस्तान को अब समझ में भी नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको अब बताते हैं जहां पर अब इस मामले में चीन का भी बयान आया है। ईरान और पाकिस्तान के इस मौजूदा घटनाक्रमों पर अब चीन की एंट्री भी हो गई है। चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने को कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि हम दोनों पक्षों से कंट्रोल बरतने, संयम बरतने, तनाव और उकसावे वाली किसी भी कार्रवाई से बचने और शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि हम ईरान और पाकिस्तान दोनों को करीबी पड़ोसी समझते हैं और दोनों ही बड़े इस्लामिक देश हैं। ऐसे में उकसावे वाली कार्रवाई से दोनों देश दूर रहें। निंग ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ही चीन के करीबी हैं और शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। बहरहाल दोस्तों आपको बता दें कि चीन को पता है कि अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ या किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई तो चीन का भी पोल खुल सकता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं वही रिश्ता चाइना का ईरान
पाकिस्तान के साथ भी है और चीन को पता है कि ईरान पाकिस्तान आपस में भिड़े तो चीन का जो मंसूबा है दोस्तों भारत को लेकर वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, उसमें वो फेल होगा और ऐसे में भारत की जीत हो जाएगी। तो चीन को भी कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल करना पड़ रहा है और दोनों को बैलेंस करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अटैक ईरान ने करवाया पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में वायरल हो गए जयशंकर जी। किस मुंह से अवाम को जवाब देंगे शरीफ, बता दें पाकिस्तान ने जिन आतंकियों का ईरान के खिलाफ पाल पोस कर बड़ा किया उस पर ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक तो की है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में मिसाइल से हमला किया। अब ऐसे में आपको बताते हैं पाकिस्तान पर हुई ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इससे पाकिस्तान में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी की जमकर चर्चा हो रही है। जयशंकर जी ने हमले से ठीक पहले ईरान का 2 दिनों का दौरा किया था। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो हमारे खबरों से लगातार जुड़े हैं उनको पता होगा कि जयशंकर जी 2 दिन के हालिया यात्रा पर ईरान गए थे। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर एग्रीमेंट भी हुए। वे मंगलवार शाम को ही वहां से भारत वापस आए। उनके वापस आते ही ईरान ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। ऐसे में पाकिस्तान को लगता है जैसे मानो जयशंकर जी ने ही ईरान को पाकिस्तान पर हमले का फार्मूला दिया हो। जयशंकर का ईरान दौरा होते ही पाकिस्तान के पिटने की खबर आ गई। ईरान ने ऐसा मुक्का मारा कि पाकिस्तान घुटनों पर बैठ गया और अब पाकिस्तान में ईरान और भारत का खौफ चल रहा है। पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपर्ट आलिया शाह कहती हैं कि यह हमला उस वक्त सामने आया जब इंडिया के विदेश मंत्री ईरान का दौरा करके लौटे हैं। दोनों मुल्कों इंडिया और ईरान के बीच कमाल की दोस्ती नजर आ रही है। उनकी वापसी के फौरन बाद अगली सुबह उन्होंने यानी ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल मार दिए। तो ये ताकत नजर आ रही है इंडिया की। जी हाँ, ये हमला इंडिया ने करवाया है। दोस्तों ये कहना है पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपर्ट आलिया शाह का कि ये भारत की ताकत है, ये भारत का पावर है कि इंडिया ईरान जाते ही वहां से वापस लौटने के बाद पाकिस्तान पर हमला करवा दिया। यानी कि दोस्तों इसका इल्जाम भी भारत पर ही लगा दिया कि भारत ने यह हमला करवाया है ईरान के द्वारा पाकिस्तान पर। तो वही पाकिस्तानी पत्रकार सैयद अली हैदर कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला ईरान ने क्यों किया। सबसे पहला जवाब आपको ये चाहिए होगा, आखिर ये हुआ क्या। ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा ईरान से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है, ईरान को हमसे कोई मसला नहीं है। तो आखिर ये हुआ क्यों। और इन्हीं सवालों को दोस्तों जयशंकर जी से जोड़ा जा रहा है कि जयशंकर जी ईरान गए थे, वहां पर उन्होंने कुछ न कुछ किया है और उनके वापस आने के बाद ईरान ने तुरंत पाकिस्तान पर हमला किया। ऐसे में पूरे पाकिस्तान में जयशंकर जी वायरल हो गए हैं। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। हम सभी जानते हैं कि भारत ने बिल्कुल ये नहीं करवाया और ना भारत कभी किसी को भड़काने की कोशिश करता है, क्योंकि भारत इतनी ताकत रखता है कि वो अकेले हर किसी से जंग लड़ सकता है। लेकिन आगे से भारत कभी भी किसी को ना भड़काता है, ना कभी युद्ध करने की सोचता है, हमें ये बात पता है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से हमारे दुश्मन यानी भारत के दुश्मन भारत के बिना कुछ करवाए ही भारत से खौफ खा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ भी सही पर ये डर अच्छा है पाकिस्तानियों में, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना ज्यादा हो सके कमेंट में जयशंकर इज द बेस्ट लिखना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अब आपको ये भी बताते हैं हम पाकिस्तान में ईरान के मिसाइल अटैक के बाद भारत का भी बयान आया है। भारत ने कहा कि आत्म रक्षा में की गई कार्रवाई को समझते हैं। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम मानते हैं कि इस एक्शन का फैसला आत्मरक्षा के लिए किया गया था। विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि ईरान की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद इस पर भारत की प्रतिक्रिया मीडिया द्वारा मांगी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है। जहां तक भारत की बात है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। हम उन एक्शन को समझते हैं जिन्हें देश आत्मरक्षा में लेता है। यानी कि दोस्तों भारत ने भी बिल्कुल सटीक और जो जवाब देना चाहिए वो जवाब दिया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान चाहकर भी ईरान पर हमला नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान को पता है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया और उसे ये भी पता है कि ईरान फिर पाकिस्तान को छोड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि ईरान ऐसा देश है जो पहले से ही बौखलाया हुआ है अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों पर। और अगर पाकिस्तान ने उस पर अटैक किया तो ईरान वो सारा का सारा बौखलाहट पाकिस्तान पर निकाल देगा। और फिर पाकिस्तान को पता है कि वो बौखलाहट तो निकालेगा ही, लेकिन साथ में भारत को भी पाकिस्तान की रियलिटी पता चल जाएगी, पाकिस्तान की हकीकत पता चल जाएगी कि आज पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो आज कहां पर लाई करता है। तो पाकिस्तान दोस्तों सोचकर भी ईरान पर रिटेलिएट कर नहीं सकता। जी हाँ, अब वो ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन में जाकर ही लड़ सकता है, उसके अलावा किसी से वो मुंह तक नहीं लड़ा सकता। मानते कि नहीं आप लोग इस बात को बताइएगा जरूर, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उसकी लड़ाई ईरान के साथ असली नहीं है, बल्कि उसे पता है कि आज नहीं कल तो कश्मीर को लेकर भारत के साथ कुछ ना कुछ झड़प जरूर होगा। दोस्तों इसी बीच आपको ये भी हम बता दें कि ईरान ने जिस वजह से पाकिस्तान पर हमला किया था, उस अल अदल आतंकी संगठन पर उसने दोस्तों भारत के नागरिक कुलभूषण जाधव को किडनैप कर दिया था ईरान से। जी हाँ, पाकिस्तान में कुछ ही वर्षों के भीतर पैठ बना चुका आतंकी संगठन जैश अल अदल ने मार्च 2016 में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार से किडनैप किया था।
इस घटना के बाद से यह आतंकी संगठन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर भी आ गया था। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगवा करने के बाद इसने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भी सौंप दिया था। इसके बाद से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चाल चली और कुलभूषण जाधव पर भारतीय जासूस होने का आरोप लगाते हुए उनको जेल में डाल दिया, उन पर केस चलाया। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। दोस्तों ये वही आतंकवादी संगठन है जिस पर आज ईरान ने यानी कल ईरान ने बॉम्ब अटैक किया। जी हाँ, मिसाइल अटैक किया, यानी कि वो दुश्मन भारत का भी मोस्ट वांटेड दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में ईरान ने जो ये कदम उठाए हैं आप इसको कैसा मानते हैं दोस्तों, सही या गलत बताइएगा जरूर कमेंट में लिखकर। अगली खबर की बात करें जहां पर मणिपुर में फिर हुई हिंसा, मोरहे में उग्रवादियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, सीएम बीरेन सिंह ने की हाई लेवल मीटिंग। जी हाँ, मणिपुर में हिंसा जारी है। इस बीच राज्य के तेंग नोउपल जिले के मोरहे में उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक और जवान शहीद हो गया। इससे पहले एक जवान की जान गंवाने की पुष्टि हुई थी। न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मी की पहचान तखे लंबम शैलेश वोर के रूप में हुई है। मणिपुर पुलिस ने बताया कि इससे पहले शहीद होने वाले मृतक की पहचान मोहरे में राज्य पुलिस कमांडो के रूप में तैनात वांग खेम सोमरजीत के रूप में की गई है। अगली खबर बता दें, फिलीपीन ने ताइवान को दी बधाई तो भड़का चीन, कहा आग से न खेलो, दे डाली धमकी। जी हाँ, चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को फिलीपीन के राजदूत को तलब किया और ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर लाई चिंगते को फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनांडो मार्कोस जूनियर की ओर से बधाई देने पर कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने संवाददाताओं से कहा कि मार्कोस की टिप्पणी फिलीपीन की ओर से चीन के प्रति जताई गई राजनीतिक प्रतिबद्धता का गंभीर उल्लंघन है और ये चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग कर उसे अपने नियंत्रण में लाने का दावा करता है। चीन उन बयानों की कड़ाई से निंदा करता है जो द्वीप की सरकार को वैधता प्रदान करते प्रतीत होते हैं। माओ ने कहा कि हम फिलीपीन से सख्ती से कहना चाहते हैं कि वो ताइवान मामले में आग से न खेलें और तत्काल ताइवान के संबंध में गलत बयानी और गलत कृत्यों को रोके एवं ताइवान की स्वतंत्रता और अलगाववादी ताकतों को गलत संदेश न दे। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि दलाई लामा ने भी ताइवान के राष्ट्रपति को बधाई दी। लाई चिंग को चुनाव जीतने पर बधाई दी। पूर्व राष्ट्रपति तसाई ने किया धन्यवाद। जी हाँ, ताइवान और चीन के बीच अच्छे संबंधों की वकालत करते हुए तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते को पत्र लिखकर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने लिखा कि वास्तव में लोकतंत्र के अभ्यास का अवलोकन करना जैसा कि अभी ताइवान में हुआ है हम सभी के लिए प्रोत्साहन का एक स्रोत है जो स्वतंत्रता और सम्मान में जीने की आकांक्षा रखते हैं। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति तसाई इंग वेन ने अपने सहयोगी लाई चिंगते को जीत के लिए बधाई देने के लिए दलाई लामा के प्रति भी आभार व्यक्त किया। जी हाँ बहरा दोस्तों, आप लोग भी फिर से एक बार लाई चिंगते को कांग्रेचुलेशन अवश्य कहिएगा कमेंट में। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ताइवान के नए राष्ट्रपति की जीत पर मालदीव चाइना के साथ हुआ है ये सबसे बड़ा खेला। भारत तो काफी ज्यादा अपना खुश होगा। जी हाँ दोस्तों, होगा क्या, है ही खुश। दरअसल चीन और मालदीव को भारत से दुश्मनी बहुत ज्यादा महंगी पड़ गई है। चीन ने भारत के पड़ोसी मालदीव को भड़काने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन चीन अपने पड़ोस में बुरी तरह से हार गया। चीन को ऐसा झटका लगा है कि जिससे वो अगले 4 साल तक उबर नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, चीन के सबसे बड़े दुश्मन देश ताइवान में ऐसा हुआ कि जिसने पूरे भारत को ही खुश करके रख दिया है। ऐसे में हम खुश हैं, कमेंट में जरूर कहिएगा। अगली खबर बता दें, भारतीय मछुआरों पर फिर श्रीलंका ने की कार्रवाई, 18 लोगों को फिर एक बार पकड़ा। जनवरी में अब तक 40 हुए गिरफ्तार। बता दें, श्रीलंका की नौसेना ने उसकी समुद्री सीमा में कथित रूप से मछली पकड़ने पर 18 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी नौकाएं जब्त कर ली। यहाँ बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई। भारतीय मछुआरों को कथित तौर पर श्रीलंका की जल सीमा में मछली पकड़ने की वजह से गिरफ्तार करने की यह तीसरी बड़ी घटना है। श्रीलंका की नौसेना ने यहाँ एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उत्तर पूर्व में मन्नार तट से सटे समुद्री क्षेत्र में मंगलवार को इन मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और उनकी नौकाएं जब्त कर ली गई। उसने बताया कि पकड़े गए इन 18 मछुआरों को मन्नार के तालपाडू पायर लेकर जाया गया और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए तलाई मन्नार के मातसी की निरीक्षक के हवाले कर दिया गया। जी हाँ, इससे पहले दोस्तों 10 मछुआरों को पकड़ा गया था, उससे पहले 12 मछुआरों को पकड़ा था और ये तीनों घटनाएं जनवरी की हैं, जहां पर 12 मछुआरों को तुरंत प्रभाव से छोड़ दिया गया था। अगली खबर की बात करें, जहां कंगाल पाकिस्तान के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो शिक्षकों को पैसा दे सके, सैलरी दे सके। पीओके के विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे हैं टीचर्स यानी शिक्षक। जी हाँ, पाकिस्तान इन दिनों एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसकी खुद की हैसियत कुछ भी बची नहीं है। और दोस्तों, ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो धर्म के नाम पर झूठी शान में बर्बाद होता जा रहा है। इसका ताजा सबूत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोले तो पीओके में देखने को मिला है। पाकिस्तान यूं तो पीओके का सबसे बड़ा हमदर्द बनने का दावा करते नहीं थकता है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ के शिक्षक पिछले कई महीनों से वेतन के लिए तरस रहे हैं
उनको सैलरी नहीं मिली है। हालात यहाँ तक आप पहुँचे हैं कि शिक्षक पढ़ाना लिखाना छोड़कर अपने वेतन के लिए धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि पिछले बकाये के साथ उनका पूरा वेतन मिले, जिससे वे अपनी आजीविका चला सकें। आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर कोई टीचर सड़क पर उतर करके धरना कर रहा है तो उसने कितना बर्दाश्त किया होगा, कितना ज्यादा उसने कंट्रोल किया होगा। जब पानी वाकई में सर से ऊपर गया होगा दोस्तों, तब जाके टीचर धरने पर बैठे होंगे। यानी पाकिस्तान ने कितना ज्यादा इनको प्रताड़ित किया है दोस्तों, इनको सैलरी ना दे करके। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। और झूठी शान में अपने आप को बर्बाद करने में लगा है ये पाकिस्तान। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, बताइएगा जरूर। लेकिन पाकिस्तान जिस प्रकार से ये दावा करता है कि वो पीओके को खुश रख रहा है, अगर ऐसा वाकई में होता तो पीओके की जनता कभी ये नहीं कहती कि हमको भारत के साथ जोड़ दो, आर पार जोड़ दो, कारगिल के साथ जोड़ दो, कभी नहीं कहती। अगली खबर बता दें, ईरान में जयशंकर जी का बहुत बड़ा ऐलान, फारसी भी भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में होगी शामिल। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का फैसला कर लिया है। ये निर्णय उनके सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ईरान की 2 दिवसीय यात्रा पर आए जयशंकर जी ने सोमवार को अपने ईरानी समकक्ष एच अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। जी हाँ, इससे पहले 2004 में तमिल को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। बाद में इस सूची में संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया अन्य भाषाओं का नाम जुड़ा। अगली खबर बता दें, भारत से पंगा लेना ट्रूडो को पड़ रहा बहुत भारी। कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या 86% रिड्यूस हुई है, यानी 86% घटी है। जी हाँ, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का निराधार आरोप लगाकर कनाडा ने अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लिया है। कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में इस वर्ष 86% की बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इससे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के होश उड़ गए हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। कनाडा में पढ़ाई को लेकर अब भारतीय छात्रों की रुचि बहुत कम हो गई है, लिहाजा वो अमेरिका को विकल्प के रूप में तलाश रहे हैं। काफी संख्या में कनाडा में रहने वाले भारतीय छात्रों ने खुद को पढ़ाई के लिए अमेरिका शिफ्ट भी कर लिया है। भारतीय छात्रों के इस निर्णय से कनाडा की आर्थिक स्थिति को बड़ा और तगड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। ऐसे में थैंक यू स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स खास करके जरूर कहिएगा कमेंट में। अगली खबर बता दें, समुद्री डकैती से निपटने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत तैयार, वाइस एडमिरल ने दी बहुत बड़ी जानकारी। बता दें, भारतीय व्यापारिक जहाजों को समुद्री डकैती से बचाने के लिए फारस की खाड़ी, सोमालिया तट और अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के युद्धपोत को तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने इसकी बहुत बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर अब तालिबान ने पाकिस्तान को हड़काया, कहा तो हम बॉर्डर बंद कर देंगे, ये लास्ट वार्निंग है। जी हाँ, जिसके बाद मुश्किल में फंस गया जिन्ना का देश पाकिस्तान। बता दें, पाकिस्तान इन दिनों एक साथ कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना कर रहा है। अभी ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक का मामला शांत भी नहीं हुआ कि तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दे डाली। तालिबान ने अफगान ट्रांसपोर्टरों पर लगाए गए वीजा प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए बुलाई गई बैठक के विफल हो जाने के बाद पाकिस्तान को बॉर्डर क्रॉसिंग बंद करने के लिए धमकाया है। तालिबान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ मिलकर कोई समाधान नहीं निकाला तो हम तोरखम और खरलाची सीमाओं को अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी रूप से बंद कर देंगे, यानी परमानेंट तरीके से उसको बंद कर देंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी धमकी दी है पाकिस्तान को। अगली खबर बता दें, इंडिगो पर 1 करोड़ 20 लाख का लगा जुर्माना, मुंबई एयरपोर्ट पर भी 90 लाख का लगा जुर्माना। यात्रियों को रनवे पर खिलाया था इसने खाना, जिसके बाद भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों के सुरक्षा को लेकर यह सबसे बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, इंडियन एयरलाइन के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। उत्तर भारत में कोहरे की वजह से उड़ान संचालन में भारी देरी के बीच केंद्र ने एसओपी का पालन नहीं करने पर एयरलाइंस पर भारी जुर्माना लगाया है। मुंबई एयरपोर्ट को 90 लाख का जुर्माना देना होगा, जबकि इंडिगो को 1 करोड़ 20 लाख का अर्थ दंड देना होगा। मंत्रालय ने मामले में दोनों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। उधर नियमों के उल्लंघन के लिए सरकार ने एयर इंडिया और स्पाइस जेट पर भी अलग से 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया सनसनीखेज खुलासा। आपको बता दें, कहा राम मंदिर आंदोलन की वजह से ही मैं सन्यासी हूँ। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का श्रेय लेने के प्रयास के विपक्षी दलों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन की वजह से वो सन्यासी हैं और मंदिर में जो भी सेवक बनकर आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए योगी जी ने कहा कि हम श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का श्रेय नहीं ले रहे हैं, हम तो वहाँ सेवक बनकर जा रहे हैं। मंदिर का आमंत्रण कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत सबको मिला है, उन्हें राम मंदिर में आने से किसी ने रोका नहीं है। वो राम के सेवक बनकर आए, जो राम का सेवक बनकर आएगा
उसका स्वागत है। राम मंदिर आंदोलन में हम सब बहुत पहले से जुड़े हैं। सच तो यह है कि राम मंदिर आंदोलन की वजह से ही मैं सन्यासी हूँ। बहुत बड़ी बात दोस्तों योगी जी ने कही है, और अब तक का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव खुलासा क्या है योगी जी ने कि वो सन्यासी ही है, तो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर आंदोलन की वजह से। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय हो, लेकिन कमेंट में जय श्री राम अवश्य कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अयोध्या राम मंदिर को लेकर एक और खबर। रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति के साथ निकाली गई शोभा यात्रा, मंदिर परिसर पहुंची मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। इससे पहले तैयारियां जोरों पर है। रामलला की मूर्ति की स्थापना के लिए अनुष्ठान किए जा रहे हैं। बुधवार को रामलला की मूर्ति को राम मंदिर का परिसर लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मूर्ति को ट्रक में रखकर लाया गया। जी हाँ, इससे पहले रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। अब ऐसे में दोस्तों कौन कौन अयोध्या राम मंदिर जा रहे हैं श्री राम जी के रामलला के दर्शन करने, वो भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद यानी 22 तारीख के बाद जो जा रहे हैं, वो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, क्योंकि उससे पहले मोदी जी ने बाहरी लोगों को मना किया है दोस्तों, क्योंकि उस समय काफी ज्यादा सुरक्षा रहेगी, काफी ज्यादा भीड़ रहेगी और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसीलिए 22 तारीख तक बाहरी लोग ना ही जाए तो ज्यादा बेटर है, जैसा मोदी जी ने कहा है। लेकिन उसके बाद दोस्तों कौन कौन जाएगा कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इसी बीच आपको अगली खबर बता दें, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से ईडी की बड़ी पूछताछ। लैंड डील मामले में घिरे कांग्रेसी नेता। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार को लैंड डील मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की। ये पूरी पूछताछ मानेसर भूमि अधिग्रहण के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है। दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मानेसर में भूमि अधिग्रहण के कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की गई। ईडी ने सवाल जवाब के लिए हुड्डा को बुलाया था। जी हां, हालांकि अभी तक कांग्रेस और हुड्डा के करीबियों की इस पूरे मामले पर कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगली खबर बता दें, अमीर किसानों पर टैक्स लगाने की तैयारी में है सरकार। आरबीआई की तरफ से सामने आई जानकारी। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति बोले तो एमपीसी की तरफ से देश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपीसी की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा है कि गरीब किसानों के खातों में पैसे भेजकर सरकार की तरफ से उनके देखभाल की जा रही है। वहीं टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए अमीर किसानों पर इनकम टैक्स लगाने का प्लान सरकार कर सकती है। गोयल ने मीडिया से कहा है कि किसानों को सरकार से पैसे का ट्रांजैक्शन एक नेगेटिव इनकम टैक्स की तरह है। इसके साथ ही अमीर किसानों के लिए एक पॉजिटिव इनकम टैक्स लागू किया जा सकता है, जो कि कम कर दरों यानी कम टैक्स रेट और न्यूनतम छूट वाली डेटा समृद्ध प्रणाली की तरफ बढ़ने का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये देवी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।